क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके अंदर एक ऐसा पावर छुपा है जो आपकी पूरी जिंदगी को रीप्रोग्राम कर सकता है, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता कि वो पावर कहां है। क्या आप जानते हैं कि आपकी ज्यादातर सोच, आपके फैसले और यहां तक कि आपकी फीलिंग्स भी आपके कंट्रोल में नहीं होती? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपका दिमाग हर दिन आपको धोखा देता है और आप उसे पकड़ भी नहीं पाते। अब सोचिए, अगर आप उस दिमाग को समझ लें जो आपकी पूरी जिंदगी चला रहा है, तो आप क्या नहीं कर सकते। पॉल ब्लूम की किताब पैस्क, द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन माइंड, एक ऐसा दरवाजा खोलती है जो आपको आपके ही दिमाग के सीक्रेट्स से मिलवाती है। यह किताब सिर्फ एक साइकोलॉजी बुक नहीं है, यह एक टूल किट है जो ये बताती है कि इंसान क्यों सोचता है जैसा वो सोचता है, क्यों महसूस करता है जैसा वो करता है, और कैसे आप अपने माइंड के मैप को समझकर खुद को रीडिजाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने की अर्जेंसी सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें नॉलेज है, बल्कि इसलिए है क्योंकि अगर आपने ये बातें अब नहीं समझी तो आपका दिमाग आपकी जिंदगी की गाड़ी ऐसी दिशा में ले जाएगा जिसका स्टीयरिंग आपके हाथ में होगा ही नहीं। ये वीडियो आपके सोचने, समझने और डिसाइड करने के पूरे तरीके को चैलेंज करने वाला है। इस किताब को लिखा है पॉल ब्लूम ने, जो एक इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट, येल और टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और माइंड के बिहेवियरल पैटर्न्स पर दुनिया के सबसे चर्चित रिसर्चर्स में से एक हैं। उन्होंने इस किताब में न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी और बिहेवियरल साइकोलॉजी को जोड़कर यह बताया है कि इंसान का माइंड कैसे काम करता है और कैसे हम उसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपके कंधे पर बैठा कोई बोझ न बनकर आपका सबसे ताकतवर दोस्त बन जाए, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बातें आएंगी वो आपकी सोच की नींव को हिला सकती हैं। और अगर आप हमारे चैनल द ग्रेट राठौर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए, आपका दिमाग आपके लिए एक रास्ता बना रहा है या आपको गुमराह कर रहा है। हम पढ़ेंगे, समझेंगे और शायद कुछ ऐसा कहेंगे जो आपकी सोच बदल दे। अब चलिए अंदर झांकते हैं उस मशीन में जिसे हम माइंड कहते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? और जो मैं ये सवाल पूछ रहा है, क्या वो असली है या सिर्फ दिमाग में बन रही एक आवाज? हम में से हर कोई सुबह उठते ही एक फीलिंग के साथ दिन शुरू करता है। मैं जिंदा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। लेकिन ये जो जागरूकता है, ये आती कहां से है? क्या ये सिर्फ हमारे ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है, या फिर ये कोई गहरा रहस्यमयी अनुभव है जिसे आज तक साइंस पूरी तरह समझ नहीं पाई? पॉल ब्लूम इस सवाल को पकड़ते हैं और बताते हैं कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना हमारी सबसे बड़ी मिस्ट्री है। एक ऐसा अनुभव जिसे हम हर पल जीते हैं लेकिन जिसे हम कभी पूरा समझ नहीं पाते। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और किसी ने आपका नाम पुकारा, आप तुरंत रुकते हैं, मुड़ते हैं और सोचते हैं, किसने बुलाया? ये रिएक्शन सिर्फ सुनने का नहीं, जागने का है। ये चेतना का सबूत है। ब्लूम कहते हैं कि चेतना सिर्फ महसूस करने की क्षमता नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें खुद से जोड़ता है। जैसे एक कंप्यूटर में डेटा स्टोर हो सकता है, लेकिन वो कभी महसूस नहीं कर सकता कि वो क्या कर रहा है, पर इंसान कर सकता है। जब आप दुखी होते हैं, आप सिर्फ दर्द महसूस नहीं करते, आप जानते हैं कि आप दुखी हैं। यही जानते हैं वाली अवेयरनेस ही चेतना का मूल है। कॉन्शियसनेस को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ब्रेन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, एक हार्डवेयर प्रोग्राम की तरह जिसमें हर सोच, हर इमोशन एक केमिकल रिएक्शन से बनता है। लेकिन ब्लूम इससे आगे जाकर पूछते हैं, अगर चेतना बस एक रिएक्शन है तो फिर हम खुद को दूसरों से अलग कैसे समझ पाते हैं? हम ये क्यों सोच पाते हैं कि मैं अलग हूं, मैं चाहूं तो बदल सकता हूं, मैं गलत था? ब्लूम इस बात को भी उठाते हैं कि जानवरों में भी चेतना के संकेत मिलते हैं। एक कुत्ता भी सपना देख सकता है, एक चिंपैंजी खुद को शीशे में पहचान सकता है। तो क्या चेतना कोई ग्रेडेड चीज है जो इंसानों में बस एक विकसित रूप में है? इस चैप्टर में एक गहरी बात यह भी निकल कर आती है कि हम खुद को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारा दिमाग एक कहानी बना रहा होता है। हर रोज, हर सेकंड वो हमें एक नैरेटिव देता है। तू यही है,
तू ये कर रहा है, तेरे साथ ऐसा हुआ है, और हम उस कहानी पर यकीन करने लगते हैं, मानो वो हमारी सच्चाई हो। लेकिन अगर किसी वजह से ये नैरेटिव टूट जाए, जैसे ब्रेन इंजरी या कुछ साइकोटिक एपिसोड्स, तो इंसान अपनी पहचान तक भूल सकता है। यानी चेतना इतनी नाजुक चीज है कि अगर दिमाग का कोई छोटा हिस्सा बंद हो जाए तो इंसान जागा हुआ होते हुए भी खुद को खो सकता है। इसीलिए ब्लूम चेतना को सिर्फ एक दिमागी फंक्शन नहीं मानते, बल्कि एक लगातार बदलता हुआ अनुभव मानते हैं, जो हमें हमारे ही जीवन की स्टोरी का हीरो बना देता है। इस पूरे विचार का सबसे मोटिवेशनल पहलू यह है कि अगर हम अपने चेतन मन को समझना शुरू कर दें, तो हम अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स और अपने रिएक्शंस को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। हम एक रिफ्लेक्सिव लाइफ से निकलकर रिस्पॉन्सिबल और कंसियस लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक साथ ही समझने लगते हैं, तभी असली आजादी शुरू होती है। अगर हम इंसान को सिर्फ सोचने वाला जीव माने, तो शायद आधी कहानी ही कह रहे हैं। क्योंकि असल में हम जो भी करते हैं, प्यार करना, किसी से नफरत करना, डरना, हिम्मत दिखाना, वो सब किसी ना किसी भावना से ही शुरू होता है। पॉल ब्लूम के मुताबिक हमारी भावनाएं केवल महसूस करने की चीजें नहीं हैं, बल्कि वो इनविजिबल फोर्सेस हैं जो हर डिसीजन, हर एक्शन और हर संबंध के पीछे काम कर रही होती हैं। जरा सोचिए, आप किसी से पहली बार मिलते हैं और बिना ज्यादा बातचीत के ही आपको महसूस होता है कि मुझे इस इंसान से जुड़ाव है। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये इमोशन है। या फिर जब आप किसी गलती पर पछताते हैं, तो वो गिल्ट भी एक भावना है जो आपको भविष्य में वही गलती दोहराने से रोक सकती है। ब्लूम इस चैप्टर में यही समझाने की कोशिश करते हैं कि इमोशंस हमारे बायोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी ऑक्सीजन। डर को ही ले लीजिए, डर हमें खतरों से बचाने का नेचुरल तरीका है। अगर इंसान को डर महसूस ना हो, तो वो अपनी जान जोखिम में डालने से नहीं हिचकिचाएगा। इसी तरह प्यार वो सिर्फ एक रोमांटिक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक एवोल्यूशनरी फंक्शन है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है ताकि हम समाज में सरवाइव कर सकें। ब्लूम बताते हैं कि जब हम किसी को गले लगाते हैं या किसी की परवाह करते हैं, तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसाइन नाम का बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो हमें जुड़ाव और सुरक्षा का एहसास देता है। ब्लूम ये भी बताते हैं कि भावनाएं यूनिवर्सल होती हैं, यानी दुनिया के हर कोने में लोग हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा होते हैं। एक छोटे से बच्चे के चेहरे पर डर या खुशी पहचानना उतना ही आसान है जितना किसी बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर। इसका मतलब है कि इमोशंस हमारे डीएनए में गहराई से छिपे हुए हैं। लेकिन वहीं हर इंसान की इमोशनल रिस्पॉन्स अलग हो सकती है, क्योंकि हमारी परवरिश, अनुभव और सोचने का तरीका भी हमारी भावनाओं को आकार देता है। इमोशंस का एक और दिलचस्प पहलू है उनका तेजी से बदल जाना। आप एक पल पहले खुश थे और अचानक कोई बात ऐसी हुई कि मूड बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि भावनाएं बाहरी दुनिया से बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती हैं। लेकिन ब्लूम कहते हैं, असली समझदार वो होता है जो अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व कर सके, न कि बस उनमें बहता जाए। जब आप खुद को कहते सुनते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है, तो आप उस इमोशन के मालिक बन जाते हैं, उसके गुलाम नहीं। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश ये है कि अगर हम अपनी भावनाओं को समझना शुरू कर दें, तो हम दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर समझ सकते हैं। एम्पैथी, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ये सब क्वालिटीज एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान की पहचान है। और यही वो लोग होते हैं जो समाज में सच में बदलाव ला सकते हैं। इमोशंस हमारी कमजोरी नहीं, हमारी शक्ति है, अगर हम उन्हें ठीक से पढ़ना और इस्तेमाल करना सीख जाएं। और शायद इसी वजह से ब्लूम बार बार कहते हैं, इंसान को समझना है तो पहले उसकी भावनाओं को समझो, क्योंकि जहां सोच हमें रास्ता दिखाती है, वहीं भावना हमें चलने की ताकत देती है। तो अगली बार जब आप किसी इमोशन को महसूस करें, डर, प्यार, दुख या खुशी, तो उसे अवॉइड मत कीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने आया है, शायद खुद आपके बारे में। हमारी आंखें दुनिया को देखती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो हम देखते हैं वह सिर्फ एक इल्यूजन है? जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा होता है, वह सीधे हमारे दिमाग में जाकर उसे महसूस करने और समझने के तरीके पर निर्भर करता है। पॉल ब्लूम इस चैप्टर में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी संवेदनाएं और हमारी परसेप्शन, यानी चीजों को महसूस करने का तरीका,
एक जटिल प्रक्रिया है जो दिमाग के द्वारा बनाई जाती है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं: दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श। इनसे हमें जो जानकारी मिलती है उसे हमारे दिमाग द्वारा संसाधित किया जाता है ताकि हम अपनी दुनिया को समझ सकें। लेकिन यहां पर एक बड़ी गलती होती है। हम हमेशा यही मानते हैं कि जो कुछ हम महसूस करते हैं वह सच है, जबकि असल में यह सब हमारे दिमाग का एक निर्माण होता है। दिमाग की एक ट्रिक होती है। वह जो कुछ भी हमारे इंद्रियों से प्राप्त होता है उसे एक कोहेरेंट और मीनिंगफुल छवि में बदल देता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आपकी आंखें उसे पकड़ने के लिए प्रकाश को रिसीव करती हैं और फिर उस जानकारी को दिमाग में भेजा जाता है। लेकिन दिमाग उस प्रकाश को सिर्फ रॉ डेटा के रूप में नहीं देखता। वह उसे समझने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरता है और उसे रंग, आकार, गहराई और दूरी के रूप में बनाता है। एक कागज पर पड़े लाल रंग को अगर आप देख रहे हैं तो आपका दिमाग इसे लाल मानता है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक प्रकाश की तरंग होती है। इसी तरह से हम अपनी सारी चीजों को, जैसे कि आकार, स्थिति या यहां तक कि इंसानों के चेहरों को भी महसूस करते हैं। यह सब एक मेंटल क्रिएशन है जो हमारा दिमाग हमें दिखाता है। ब्लूम यह भी बताते हैं कि हमारे दिमाग का परसेप्शन सिर्फ जो हम देखते हैं उसे ही नहीं बनाता, बल्कि हमारी सभी इंद्रियात्मक जानकारी को जोड़कर एक कोहेसिव रियलिटी का निर्माण करता है। यही कारण है कि कभी-कभी हम कुछ चीजें देखते हैं जो असल में है नहीं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर हल्का सा हिलता है तो उसे हम अचानक से मूविंग समझने लगते हैं या फिर उड़ते हुए महसूस करते हैं, जबकि दरअसल वह नहीं होता। यह हमारी परसेप्शन का ट्रिक है जो दिमाग ने हमारी सेंसरी जानकारी के आधार पर बनाई है। इसके अलावा हमारा दिमाग हमेशा हर चीज को जल्दी से समझने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर हम किसी को सिर्फ 1 मिनट के लिए देखते हैं तो हम उसी शख्स को पहचान सकते हैं बिना ज्यादा सोचें। यह हमारी सुविधा के लिए होता है ताकि हमें बिना किसी देरी के दुनिया का आकलन कर सकें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी परसेप्शन हमेशा सही होती है। कई बार हमारे दिमाग की यह आदत हमें गलत दिशा में भी ले जा सकती है। इसी तरह हमारे इंद्रिय अनुभव भी कभी-कभी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग गहरे नीले रंग को ज्यादा गहरे हरे जैसा महसूस करते हैं या कुछ लोग खट्टा स्वाद बिल्कुल मीठा महसूस कर सकते हैं। इन सभी घटनाओं में हमारा दिमाग अपनी परसेप्शंस को बदलने का काम करता है और यही वजह है कि 2 लोग एक ही घटना को अलग-अलग तरीके से महसूस कर सकते हैं। यह चैप्टर इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि जो हम देखते हैं वह केवल दिमाग की एक व्याख्या है जो हमें हमारे आसपास की दुनिया के बारे में एक मानसिक मॉडल देती है। यह हमारे दिमाग की कुशलता को दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि हमारी परसेप्शंस कभी-कभी गलत हो सकती हैं। और जब हम इसे समझते हैं तो हम यह जान पाते हैं कि दुनिया को देखने और समझने का तरीका हमारे दिमाग की रचनात्मकता और सीमाओं पर निर्भर करता है। यह विचार हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी वास्तविकता हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें लगता है, और हम जितना और बेहतर समझ पाएंगे उतना ही हम अपनी परसीविंग और थिंकिंग की प्रक्रिया को सुधार सकते हैं। हमारी यादें हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती हैं जो हमें हमारे अनुभवों से जोड़ती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुछ चीजें क्यों याद रखते हैं और कुछ भूल जाते हैं? पॉल ब्लूम इस चैप्टर में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि हमारी यादें स्थायी नहीं होती। दरअसल यादें एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के साथ बदल सकती हैं और कभी-कभी हमारा दिमाग उन्हें एडिट भी कर देता है। यादें किसी पुस्तक के पन्नों की तरह नहीं होती जिन्हें हम खोलकर पढ़ सकें, बल्कि यह एक डायनामिक और बदलती हुई प्रक्रिया है जिसमें कई बाहरी और आंतरिक कारक शामिल होते हैं। जब हम कोई अनुभव करते हैं तो वह तुरंत हमारे दिमाग में इकट्ठा नहीं होता। हमारे दिमाग को उसे समझने और अर्थ देने में समय लगता है, और उस समय के दौरान हमारी भावनाएं, हमारे दृष्टिकोण और यहां तक कि हमारे हालात भी उस अनुभव को याद में बदलने में भूमिका निभाते हैं। यहां एक दिलचस्प तथ्य है कि दिमाग कभी भी पूरी जानकारी को सही तरह से संग्रहित नहीं करता। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे दिमाग अपने तरीके से छानता है और उसे उन चीजों से जोड़ता है जो हमें महत्वपूर्ण लगती हैं। उदाहरण के लिए, आप एक पार्टी में गए थे, लेकिन आप उस पार्टी के हर छोटे-छोटे पलों को याद नहीं रखते। आप शायद उस दिन की एक हंसी खुशी वाली बात या फिर उस खास दोस्त से हुई मुलाकात को ज्यादा याद रखेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप उन बाकी घटनाओं को भूल गए हैं,
बल्कि दिमाग ने जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण समझी वही उसने आपकी यादों में डाल दी। लेकिन यही चीजें धीरे धीरे बदल भी सकती हैं। हमारे दिमाग की यादों को बनाए रखने की क्षमता सीमित होती है और इस प्रक्रिया में कई बार हमारी यादें गलत हो सकती हैं। बहुत बार हम कुछ चीजें याद करते हैं जो असल में कभी हुई ही नहीं होती। ये तथाकथित फॉल्स मेमोरीज होते हैं। कई बार हमारा दिमाग खुद ही कुछ घटनाओं को जोड़कर उन्हें एक नई कहानी बना देता है जो शायद असल में हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं होती। इस तरह की यादें हमें भ्रमित कर सकती हैं और यह दिखाती हैं कि हमारी यादें उतनी विश्वसनीय नहीं होती जितना हम सोचते हैं। बात यह है कि हमारी यादें कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है हम उन घटनाओं को फिर से याद करते हैं। हमारे दिमाग में उन्हें नया रूप दे सकता है। हम जो यादें रखते हैं वे उन चीजों से जुड़ी होती हैं जो हमें अब के समय में महत्वपूर्ण लगती हैं। कभी कभी दिमाग किसी पुरानी घटना को अब की परिस्थिति से जोड़कर बदल देता है। यह बदलाव धीरे धीरे हमारी यादों में समाहित हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि वह याद पहले अलग तरीके से थी। ब्लूम इस बात को भी उठाते हैं कि हमारी यादें केवल हमारी व्यक्तिगत घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से भी प्रभावित होती हैं। हम अपनी यादों को अपने समाज, संस्कृति और सामाजिक अनुभवों के अनुसार ढालते हैं। इसलिए एक ही घटना को दो लोग अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। यह सब हमें यह समझाता है कि हमारी यादें उतनी सटीक और स्थिर नहीं होती जितना हम सोचते हैं। यादों का निर्माण और उनका स्थायित्व हमारे दिमाग की प्रक्रिया पर निर्भर करता है और समय के साथ उसमें बदलाव आ सकता है। इसी वजह से हमें अपनी यादों को हमेशा आलोचनात्मक नजर से देखना चाहिए। जब भी हम किसी पुरानी घटना को याद करें तो यह सोचना जरूरी है कि वह याद पूरी तरह से सच नहीं हो सकती और उसमें कुछ हिस्सा बदल भी सकता है। ब्लूम के मुताबिक इस बात को समझना हमें अपने अनुभवों और विचारों को बेहतर तरीके से देख पाने में मदद करता है। यह हमें अपनी व्यक्तिगत कहानी को एक नया दृष्टिकोण देने का मौका देता है और यह सिखाता है कि हमारा दिमाग कितना जटिल और परिवर्तनशील है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास पूरी दुनिया के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। वह बस एक खाली कैनवास की तरह होता है जिसे समाज, अनुभव और समय के साथ रंगा जाता है। पॉल ब्लूम इस चैप्टर में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक बच्चा सोचने वाला इंसान बनता है और यह प्रक्रिया जन्म से लेकर बुढ़ापे तक लगातार बदलती रहती है। वह यह भी बताते हैं कि क्या बचपन का अनुभव हमारी पूरी जिंदगी को आकार देता है या नहीं। शुरुआत में एक नवजात शिशु अपने चारों ओर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसका दिमाग केवल सूचनाओं को संकलित करता है, लेकिन वह उनका अर्थ नहीं समझ पाता। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसका दिमाग तेजी से विकसित होता है। पहले तो वह सिर्फ अपने आसपास के वातावरण को महसूस करता है, आवाजों, रंगों और वस्तुओं को देखता और सुनता है। यह एक तरह से जैसे एक जिज्ञासु वैज्ञानिक का तरीका हो जो हर नई जानकारी को बिना किसी पूर्वाग्रह के इकट्ठा करता है। बच्चे के दिमाग में विचार करने की प्रक्रिया शुरुआत में बहुत बुनियादी होती है। वह यह नहीं समझ पाता कि चीजें कैसे काम करती हैं या किसी चीज का मतलब क्या है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता है वह धीरे धीरे अपनी सोच को विकसित करना शुरू करता है। हर नया अनुभव उसके दिमाग में नए कनेक्शंस और सोच के रास्ते बनाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे उसे न केवल बाहरी दुनिया के बारे में बल्कि खुद के बारे में भी जानकारी देती है। वह समझने लगता है कि वह और दूसरे लोग अलग अलग हैं और अपनी भावनाओं, इच्छाओं और विचारों को पहचानने लगता है। ब्लूम बताते हैं कि विकास का यह सफर पूरी जिंदगी में जारी रहता है। बचपन में हम जितने अधिक और विविध अनुभव प्राप्त करते हैं उतनी ही अधिक जानकारी और समझ हमारे दिमाग में जमा होती है। यह बचपन का अनुभव न केवल शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है बल्कि यह हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को भी आकार देता है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा हमेशा प्यार और देखभाल से घिरा होता है तो उसकी मानसिक स्थिति मजबूत और सकारात्मक होती है। वहीं अगर उसे अनदेखा या उपेक्षित किया जाता है तो वह अधिक असुरक्षित और आत्मसंशयित हो सकता है। हालांकि ब्लूम यह भी बताते हैं कि बचपन का अनुभव हमारे जीवन को पूरी तरह से निर्धारित नहीं करता। अगर बचपन में हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो भी हम समय के साथ बदल सकते हैं। हमारा दिमाग लचीला है और समय के साथ हम अपने विचारों और धारणाओं को बदल सकते हैं। वयस्क होने के बाद भी हमारा दिमाग नए अनुभवों से सीखता है और खुद को ढालता है।
यही वजह है कि कुछ लोग अपनी परवरिश के बावजूद अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर पाते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों से जूझते हुए भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह स्पष्ट होता है कि विकास केवल बचपन तक सीमित नहीं है। जीवन भर हम मानसिक रूप से विकसित होते रहते हैं, चाहे वह शिक्षा से हो, व्यक्तिगत अनुभव से हो या समाज में बदलाव के कारण हो। ब्लूम के अनुसार हमारे दिमाग का विकास निरंतर जारी रहता है और यह हमारी सोच और पहचान को आकार देने के साथ साथ हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है। कुल मिलाकर एक इंसान का विकास एक जटिल और निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन के हर चरण में नई दिशा में जाती है। बचपन के अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन का एकमात्र निर्धारक नहीं होते। हमारे दिमाग में लचीलापन और परिवर्तन की क्षमता होती है और हम हमेशा अपनी सोच और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में प्रतिदिन हजारों फैसले लेते हैं, चाहे वह कुछ छोटा हो जैसे कि आज क्या खाना है, या फिर कुछ बड़ा जैसे कि करियर में कौन सा रास्ता अपनाना है। लेकिन सवाल यह है कि हम ये फैसले कैसे लेते हैं और क्यों कई बार हम गलत चुनाव कर बैठते हैं। पॉल ब्लूम इस चैप्टर में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग फैसले लेने की प्रक्रिया में कई शॉर्टकट्स अपनाता है, जिन्हें बायस और ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है, और ये शॉर्टकट्स कभी हमारी मदद करते हैं तो कभी हमारी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। हमारा दिमाग निर्णय लेने में अधिक समय नहीं लगाना चाहता। ये हमेशा जल्दी से काम करना चाहता है, क्योंकि जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए समय का सदुपयोग बहुत जरूरी होता है। इस वजह से दिमाग ने कुछ शॉर्टकट्स अपनाए हैं जिनका इस्तेमाल वह अक्सर करता है। ये शॉर्टकट्स हमें निर्णय लेने में मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी यह गलतियों का कारण भी बनते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमें पूरी जानकारी को इकट्ठा करने और हर पहलू पर विचार करने के बजाय दिमाग किसी एक पक्ष को ही महत्वपूर्ण मान लेता है और उसी के आधार पर फैसला करता है। इसे ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। जब हम किसी समस्या को हल करने के लिए किसी सरल तरीके का अनुसरण करते हैं तो यह अक्सर हमें समय बचाने में मदद करता है, लेकिन इसका परिणाम गलत निर्णय भी हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। वहीं अब बायस की बात करें तो यह वह मानसिक पूर्वाग्रह होते हैं जो हमारे फैसले को प्रभावित करते हैं। हमारा दिमाग कभी कभी इस तरह के पूर्वाग्रहों के तहत काम करता है कि वह किसी निश्चित विचार या अनुभव को ज्यादा महत्व देता है, भले ही वह पूरी तरह से सही न हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विशेष ब्रांड का उत्पाद खरीदने से पहले सकारात्मक समीक्षाएं पढ़ी हों, तो वह नकारात्मक समीक्षाओं की अनदेखी कर सकता है और उसका निर्णय उन समीक्षाओं पर आधारित हो सकता है जो उसे पहले मिली थी। यह कॉन्फर्मेशन बायस कहलाता है, जहां हम उन विचारों को प्राथमिकता देते हैं जो हमारे पहले से बनाए गए विश्वासों के अनुरूप होते हैं। ये शॉर्टकट्स, या कहें तो ये मानसिक पूर्वाग्रह, कभी हमारी मदद करते हैं। जैसे कि जब हमें जल्दी में कोई निर्णय लेना हो तो हमारा दिमाग इन शॉर्टकट्स को लागू करता है, जिससे हम कम समय में फैसले ले सकते हैं। यह कभी हमें समय बचाता है और कभी कभी यह हमारे अनुभवों पर आधारित सही निर्णय भी हो सकता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हमारा दिमाग इन शॉर्टकट्स का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है और हम गलत फैसले लेते हैं। कभी कभी हम बिना पूरी जानकारी के ही कोई निर्णय ले लेते हैं और बाद में वह निर्णय हमें गलत साबित होता है। ब्लूम इस बात को भी उजागर करते हैं कि जब हम किसी निर्णय की प्रक्रिया में होते हैं तो हमारा दिमाग कभी कभी अपनी भावनाओं और तुरंत की स्थिति पर अधिक ध्यान देता है, बजाय इसके कि वह निर्णय की दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करे। इस कारण से हम अक्सर अपने छोटे छोटे फायदे और तात्कालिक संतोष के लिए बड़े फैसलों में गलती कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी नुकसान से बचने के लिए एक तात्कालिक निर्णय ले सकते हैं जो हमें बाद में एक बड़े लाभ से वंचित कर सकता है। इसलिए निर्णय लेने में यह जरूरी है कि हम अपनी मानसिक पूर्वाग्रहों और शॉर्टकट्स को पहचानें। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो हम अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। सही फैसले लेने के लिए हमें अपने विचारों और अनुभवों को अच्छे से समझना होगा और यह जानना होगा कि कभी कभी जल्दी में लिया गया निर्णय हमारे लिए सही नहीं हो सकता। कुल मिलाकर हमारी निर्णय लेने की क्षमता हमेशा आसान नहीं होती और इसमें कई प्रकार के मानसिक शॉर्टकट्स और पूर्वाग्रह काम करते हैं। यह हमारे दिमाग की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह समय बचाने के लिए इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है
कि इस प्रक्रिया में हमारी गलतियां भी हो सकती हैं। इसीलिए बेहतर निर्णय लेने के लिए हमें अधिक सचेत और समझदार बनना होगा, ताकि हम इन पूर्वाग्रहों और शॉर्टकट्स से बच सकें। मानसिक बीमारियां अक्सर हमें इस दुनिया से अलग कर देती हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती हैं। पॉल ब्लूम इस चैप्टर में मानसिक बीमारियों की जटिलता को समझाने की कोशिश करते हैं और यह भी दिखाते हैं कि समाज इन बीमारियों को किस तरह देखता है। वह डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक समस्याओं के बारे में बताते हैं और यह भी समझाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारे दृष्टिकोण में समय के साथ कैसे बदलाव आया है। मानसिक बीमारी के बारे में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह अक्सर शारीरिक बीमारियों की तरह सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती। जब कोई व्यक्ति शारीरिक दर्द में होता है तो यह आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन मानसिक बीमारियां अक्सर अंदर ही अंदर प्रभावित करती हैं और बाहर से यह स्पष्ट नहीं होता। इस कारण से कई बार लोग मानसिक बीमारियों को गंभीरता से नहीं लेते। खास तौर से डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों के मामले में समाज अक्सर इन्हें कमजोरी के रूप में देखता है और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई गलत धारणाएं और पूर्वाग्रह बन जाते हैं। डिप्रेशन, जो कि सबसे सामान्य मानसिक बीमारियों में से एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह केवल उदासी या दुख का अनुभव नहीं है, बल्कि यह जीवन की सामान्य गतिविधियों में भी गहरी हानि कर सकती है। व्यक्ति का मन पूरी तरह से थक जाता है और हर चीज उसे निरर्थक लगने लगती है। इसे हम कभी कभी मूड स्विंग या बिल्कुल ठीक नहीं होना समझ लेते हैं, लेकिन डिप्रेशन एक गंभीर और लगातार चलने वाली समस्या है जो इलाज के बिना व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया दूसरी तरफ एक और मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ सकता है। यह बीमारी व्यक्ति को वास्तविकता से जुड़ी गलत धारणाओं में डाल सकती है, जैसे कि उसे यह महसूस होना कि लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या वह कुछ देख और सुन सकता है जो असल में है ही नहीं। यह बीमारी बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह से भ्रमित हो सकता है और इस भ्रम की वजह से उसका सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत संबंध भी प्रभावित होते हैं। ब्लूम इस चैप्टर में मानसिक बीमारियों के इलाज पर भी चर्चा करते हैं और यह दिखाते हैं कि आजकल इन बीमारियों का इलाज पहले से कहीं बेहतर और ज्यादा समझदारी से किया जाता है। पहले मानसिक बीमारियों को या तो नकारा जाता था या फिर इन्हें सजा के रूप में देखा जाता था, जैसे कि मानसिक अस्पतालों में बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब थेरेपी और दवाओं के जरिए इन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। विशेष रूप से मनोचिकित्सा और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (CBT) जैसी थेरेपी तकनीकों ने इन समस्याओं का इलाज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही मानसिक बीमारियों के इलाज में दवाइयां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटीसाइकोटिक्स जैसी दवाइयां आजकल डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में उपयोग की जाती हैं। इन दवाइयों की मदद से व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित कर सकता है और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इलाज की प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए अलग होती है और एक ही इलाज हर व्यक्ति के लिए प्रभावी नहीं हो सकता। आजकल समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन फिर भी कई लोग मानसिक बीमारी को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं या इनका इलाज करवाने में संकोच करते हैं। यह समाज की मानसिकता है जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गलत धारणाओं को बढ़ावा देती है। ब्लूम इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है और अगर सही समय पर इनका इलाज किया जाए तो व्यक्ति एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकता है। कुल मिलाकर मानसिक बीमारियां एक ऐसी चुनौती हैं जिन्हें समझना और स्वीकारना जरूरी है। ब्लूम इस चैप्टर में यह दिखाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज की सोच में बदलाव आ रहा है और अब हम इन बीमारियों को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी शारीरिक बीमारियों को। इलाज की प्रक्रिया भी अब ज्यादा प्रभावी और सहायक हो गई है और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने से हम बेहतर और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। हमारे समाज में कैसे फिट होना है, यह सवाल न केवल व्यक्तिगत होता है बल्कि सामूहिक मानसिकता और सामाजिक ढांचे का भी हिस्सा है। हम जितना खुद को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही यह स्पष्ट होता है कि हमारे व्यवहार, निर्णय और सोच पर समाज का गहरा असर पड़ता है। पॉल ब्लूम इस चैप्टर में इसी सामाजिक व्यवहार को समझाने की कोशिश करते हैं, खास तौर से वह जटिल पहलू जिनसे हमारी पहचान और समाज में हमारी भूमिका बनती है। यह विचार, विश्वास और भावनाओं का मिश्रण होता है
जो हमें कभी समाज से जोड़ता है तो कभी हमें भीड़ का हिस्सा बना देता है। सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए सबसे पहले हमें कन्फॉर्मिटी और ओबीडियंस जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखना होगा। कन्फॉर्मिटी का मतलब है समाज या समूह के मानकों के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालना। जब हम किसी समूह का हिस्सा बनते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि समाज में स्वीकार्य होने के लिए हमें कुछ खास तरीके से सोचना और व्यवहार करना होगा। कभी कभी हम इस दबाव के कारण अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और विचारों को नकार कर समाज की उम्मीदों के अनुसार चलने लगते हैं। यह दबाव न केवल कार्यस्थल पर बल्कि दोस्तों, परिवार और यहां तक कि सामाजिक मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी महसूस होता है। ओबीडियंस यानी आज्ञा पालन भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें हम किसी प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन के निर्देशों का पालन करते हैं। यह मानवीय स्वभाव का हिस्सा है कि हम नियमों और आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि यह हमारे अच्छे के लिए है। लेकिन कभी कभी यह पालन हमारी सोच से बाहर के आदेशों को भी मानने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि किसी अन्यायपूर्ण आदेश को स्वीकार करना। ब्लूम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमें हमेशा अपने विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि क्या हम सचमुच सही निर्णय ले रहे हैं या हम केवल दबाव के कारण कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह भी सामाजिक व्यवहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें एक दूसरे से जज करने और भेदभाव करने की ओर ले जाता है। यह पूर्वाग्रह अक्सर हमारे अनुभवों, समाज के स्थापित मानकों और कभी-कभी मीडिया द्वारा बनाए गए गलत धारणाओं से पैदा होता है। जब हम किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना सही जानकारी के विचार बनाते हैं, तो यह सामाजिक ताने बाने में दरार डाल सकता है। इससे न केवल समाज में विभाजन बढ़ता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हम अपनी सोच को खुले तौर पर चुनौती नहीं देते। ग्रुप बिहेवियर भी सामाजिक व्यवहार का एक अहम पहलू है, जो दर्शाता है कि कैसे लोग एक समूह में एक साथ कार्य करते हैं। यह समूह कभी हमारे परिवार, दोस्त, सहकर्मी या फिर पूरी समाज की तरह हो सकता है। जब हम समूह का हिस्सा होते हैं तो हम अनजाने में अपनी स्वच्छंद सोच को छोड़कर समूह के निर्णयों का पालन करने लगते हैं। यह समूह के भीतर एकता और सहयोग पैदा कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ यह हमें खुद से और हमारे व्यक्तिगत विचारों से दूर भी कर सकता है। कभी कभी यह समूह मानसिकता हमें कुछ ऐसी चीजों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है जो हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मानते। ब्लूम इस चैप्टर में इन सभी पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और यह दिखाते हैं कि कैसे हमारी सोच, कार्य और निर्णय समाज और समूह के प्रभाव में आते हैं। हमारे मानसिक प्रक्रियाओं में इन सामाजिक पहलुओं का गहरा प्रभाव होता है और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कभी-कभी यह समाज का दबाव हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। हालांकि सही समझ और जागरूकता के साथ हम इन सामाजिक प्रभावों का सामना कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्य और दृष्टिकोण को बनाए रख सकते हैं। सामाजिक व्यवहार का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कभी-कभी यह जुड़ाव हमें अपने विचारों और कार्यों को बदलने के लिए मजबूर करता है। यही कारण है कि हमें अपनी पहचान और समाज के प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। यह समझने से हम न केवल अपनी सोच को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं, बल्कि हम समाज में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को भी बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। हम सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम इतने विविध होते हैं? हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारा व्यवहार हर किसी से अलग क्यों होता है? पॉल ब्लूम इस अध्याय में पर्सनैलिटी के निर्माण और आत्मा की धारणा के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि हमारी पहचान किस प्रकार विकसित होती है। वह इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या हमारी पर्सनैलिटी जन्मजात होती है या फिर इसे हमारे अनुभव और बाहरी प्रभावों के द्वारा आकार दिया जाता है। हमारी पर्सनैलिटी का गठन दो महत्वपूर्ण तत्वों से होता है, जैविक और पर्यावरणीय। जन्मजात पहलू में हमारे जीन, हमारे शरीर का रासायनिक संतुलन और मस्तिष्क की संरचना शामिल है। यह सिद्ध होता है कि कुछ व्यक्तित्व लक्षण जन्म से ही तय हो सकते हैं, जैसे कि हमारी सामान्य प्रवृत्तियां, हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं या फिर हमारी सोचने की प्रक्रिया। उदाहरण के लिए, कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अधिक इमोशनल होते हैं, जबकि कुछ लोग शांत और विचारशील होते हैं। यह कुछ हद तक हमारे जीन और मस्तिष्क के संरचनात्मक गुणों से जुड़ा हो सकता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय कारक भी हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा परिवार, दोस्त, स्कूल और समाज हमारे परिपक्व होने के दौरान जो अनुभव हमें मिलते हैं, वे हमारी सोच और भावनाओं को आकार देते हैं। एक व्यक्ति का अनुभव उसे किसी विशेष तरीके से सोचने या महसूस करने के लिए प्रेरित कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे को हमेशा प्यार और देखभाल का माहौल मिलता है, तो वह आत्मविश्वास से भरा हुआ और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सक्षम हो सकता है। वहीं यदि किसी को हमेशा आलोचना और नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है, तो वह आत्म संशय और नकारात्मक सोच से ग्रस्त हो सकता है। इस प्रकार पर्सनैलिटी केवल जैविक या केवल पर्यावरणीय नहीं होती, बल्कि यह दोनों का मिश्रण होती है। यह सवाल उठता है कि क्या हम अपनी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं? पॉल ब्लूम का मानना है कि हाँ, कुछ हद तक हम अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव ला सकते हैं। हम अपनी आदतों, विचारों और प्रतिक्रियाओं पर काम कर सकते हैं, जिससे हम अधिक सशक्त और बेहतर व्यक्तित्व बना सकते हैं। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो बहुत ही गहरे होते हैं और हमें इसे बदलने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। ये हमारे आत्म संस्कार और आत्म जागरूकता पर निर्भर करता है। मसलन, अगर कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से संकोची और शर्मीला है, तो वह धीरे धीरे और लगातार खुद को परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। इसे सिर्फ बाहरी दबाव या माहौल से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक इच्छाओं और मानसिकता से भी प्रभावित किया जा सकता है। ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण जैसे उपायों से व्यक्ति अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा सकता है और अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव ला सकता है। आखिरकार पर्सनैलिटी और आत्मा की धारणा एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हम कौन हैं और हम किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं। अपनी पहचान को जानना और उसे सही दिशा में विकसित करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह संभव है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें और उन पर काम करें। आत्मज्ञान और मानसिक विकास से हम अपने व्यक्तित्व को न केवल समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि उसे अपने अनुसार ढाल भी सकते हैं। इसलिए पर्सनैलिटी और आत्मा की धारणा को समझने में केवल बाहरी अनुभव ही नहीं, बल्कि आंतरिक विचार और भावनाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हम दिन ब दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान का भविष्य अब उस दिशा में जा रहा है जहां तकनीक, विज्ञान और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज के दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और न्यूरोसाइंस जैसे क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं, तो यह सवाल उठता है कि मनोविज्ञान का क्या भविष्य होगा। पॉल ब्लूम इस चैप्टर में यह बताते हैं कि आने वाले समय में हम इंसानी मस्तिष्क और उसके व्यवहार को समझने के लिए किस तरह की नई तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ ही हमें कौन से नैतिक सवालों का सामना करना पड़ेगा। एआई और न्यूरोसाइंस के बीच का रिश्ता मनोविज्ञान की नई दिशा को निर्धारित करेगा। आजकल के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का मानना है कि हम इंसानी दिमाग और उसके कार्यों को समझने के लिए मशीनों और कंप्यूटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस के माध्यम से हम मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एआई के जरिए हम इंसानी व्यवहार की नकल कर सकते हैं। एआई, जो पहले केवल गणना और डेटा प्रोसेसिंग के लिए था, अब इंसानी मानसिकता की गहरी समझ विकसित करने में मददगार बन रहा है। एआई की मदद से हम यह समझने में सक्षम हो सकते हैं कि कैसे मनुष्य सोचते हैं, महसूस करते हैं और निर्णय लेते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि यह तकनीक हमें इंसानी भावनाओं और अनुभवों को क्या सटीकता से समझा सकती है। क्या मशीनें सचमुच हमारी जटिल मानसिक अवस्थाओं और विचारों को पकड़ सकती हैं, या फिर हमें अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को हमेशा एक अलग स्तर पर समझना होगा? इस पर अभी भी विचार चल रहे हैं। मनोविज्ञान का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इन तकनीकों का उपयोग करते हुए इंसानियत और मशीन के बीच की सीमाओं को कैसे तय करते हैं। इसके साथ ही जब हम मानव मस्तिष्क और व्यवहार के बारे में गहरी समझ प्राप्त करेंगे, तो इससे समाज और व्यक्तिगत जीवन पर भी व्यापक असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, मनोविज्ञान के क्षेत्र में नई खोजें लोगों के मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के तरीकों को बदल सकती हैं। इससे न केवल चिकित्सा क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक नई समझ भी विकसित होगी। मानसिक बीमारियों के इलाज में नवाचार होगा और लोग मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही गंभीरता से लेंगे जितनी शारीरिक स्वास्थ्य को लेते हैं। हालांकि इस तकनीकी विकास के साथ नैतिक प्रश्न भी उठते हैं। जब हम इंसानी मस्तिष्क को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे,
तो क्या हम इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे? क्या हम किसी के विचारों या भावनाओं को तकनीकी रूप से प्रभावित कर सकते हैं? क्या एआई या न्यूरोसाइंस का इस्तेमाल मनोविज्ञान में इंसान के निजता और स्वतंत्रता के अधिकारों को चुनौती दे सकता है? इन सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन तकनीकों का इस्तेमाल सही दिशा में नहीं करते तो इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। वहीं यह भी सोचने की बात है कि जब हम मस्तिष्क की गहरी समझ तक पहुंचेंगे तो क्या हम इसे केवल खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर इसका लाभ समग्र समाज तक पहुंचेगा? समाज के विभिन्न वर्गों के लिए इसका क्या मतलब होगा और क्या हम इसे एक समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध करा पाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर नई तकनीक या खोज के साथ एक सामाजिक और आर्थिक असमानता भी बढ़ सकती है। इसीलिए मनोविज्ञान का भविष्य न केवल तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बल्कि इसके नैतिक पहलुओं से भी बहुत जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में हमें यह समझने की जरूरत होगी कि कैसे हम विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए कर सकते हैं, और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि हमारे फैसले समाज के हर हिस्से के लिए फायदेमंद हों। इंसान की मानसिकता को समझने की यह यात्रा न केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है, जिसे हमें जिम्मेदारी से आगे बढ़ाना होगा। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम इस किताब के द्वारा सिखाए गए महत्वपूर्ण विचारों और आइडिया को संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। पॉल ब्लूम ने इस किताब के जरिए मनोविज्ञान के ऐसे पहलुओं को उजागर किया है जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बल्कि समाज को भी प्रभावित करते हैं। चाहे वो हमारी भावनाओं का विश्लेषण हो, यादों का निर्माण हो, या फिर हमारी पहचान और व्यक्तित्व का विकास, हर पहलू एक नई समझ और दृष्टिकोण प्रदान करता है। मनोविज्ञान की ये गहरी बातें हमें खुद को और हमारे आसपास के लोगों को समझने में मदद करती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम इन सीखों को अपने जीवन में कैसे लागू करें। यदि हम अपनी सोच और निर्णयों के प्रति जागरूक रहते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये किताब यह भी बताती है कि मनोविज्ञान का भविष्य तकनीक, नैतिकता और इंसानियत के बीच संतुलन पर निर्भर करेगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि चाहे जितनी भी तकनीकी प्रगति हो, अंततः हम इंसान ही हैं, और हमारी भावनाएं, समझ और निर्णय वही हैं जो हमें समाज में एक बेहतर और समझदार इंसान बनाते हैं। अगर आप भी इस किताब से कुछ सीखना चाहते हैं और खुद को बेहतर समझना चाहते हैं, तो एक कदम आगे बढ़िए और इन विचारों पर गहराई से विचार कीजिए। अब यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आ सकें। हमारे चैनल पर आपके द्वारा दी गई कमेंट्स भी हमें और बेहतर बनाने में मदद करती हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपने कभी अपने दिमाग और उसके कार्यों के बारे में सोचा है? हमें कमेंट में बताएं, हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, एक छोटी सी बात याद रखें। मनोविज्ञान न केवल दिमाग के बारे में है, बल्कि यह जीवन को समझने का एक तरीका है। इसीलिए समझदारी से जीने की कोशिश करें। धन्यवाद।